नई कहानी, नया मैसेज और फिर से कुछ नई लर्निंग। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की किताब अवेकन द जायंट विद इन से, जिसे लिखा गया है एंथोनी रॉबिन्स यानी कि टोनी रॉबिन्स द्वारा। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम सबके अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी का एक स्लीपिंग जायंट मौजूद है। क्या आपको इसके बारे में पता है? जो कि हमारे इनर वर्ल्ड में डीपली कहीं सो रहा है। क्या आपको मालूम है कि अपने अंदर के इस जायंट को जगा करके अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स पूरी ताकत और कभी भी ना खत्म होने वाले पैशन के साथ कैसे टैकल करें? बहुत से लोगों को ना ये बात पता ही नहीं होती, कम से कम इस किताब को पढ़ने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, जिसे लिखा है एंथोनी रॉबिन्स यानी कि टोनी रॉबिन्स ने। इस किताब में रॉबिन्स ने ऐसी टेक्निक्स की एक पूरी वैरायटी और रेलेवेंट एडवाइस दी है जिसे आप यूज करके सक्सेस और हैप्पीनेस की अपनी डिजायर को पूरी कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपके लिए अवेकन द जायंट विद इन किताब में से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइडियाज को चुने जो कि हम आपके सामने पेश कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमने इन सब आइडियाज को डे टू डे की रियल लाइफ स्टोरीज और सिचुएशंस के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन के बारे में। इस एक्सप्रेशन के साथ हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीदें और स्टैंडर्ड्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल चीजें हैं, बहुत ही कीमती हैं, जब उन्हें मोटिवेटर की तरह किसी एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए यूज किया जाए। हालांकि स्टैंडर्ड्स इतने हाई होने चाहिए कि हमें बार बार चैलेंज कर सके और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करे। हाई और परफेक्शनिस्ट स्टैंडर्ड्स और ऐसे लो स्टैंडर्ड जो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं रखता, इनके बीच एक परफेक्ट बैलेंस करना काफी मुश्किल काम है। ये दोनों अगर एक्सट्रीम्स हो तो हमें लैक ऑफ डिजायर और मोटिवेशन की तरफ ले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिलेटिवली हाई स्टैंडर्ड रखने का मतलब है कि हमें कोई भी चीज बहुत जल्दी फेलियर लग सकती है, भले ही वो हो ही ना। इसके अपोजिट अगर हम लो स्टैंडर्ड रखें तो हमें कोई काम करने में वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो इजी होगा, उसमें कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे अनरीजनेबल यानी कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी भी ऐसी कोशिश को बर्बाद कर देती है जो कि अदरवाइज प्रॉमिसिंग हो सकती थी। वियतनाम वॉर की स्टार्टिंग में अमेरिकन आर्मी हाई स्पिरिट में थी, क्यों ना होती भाई। आखिरकार ये दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के सोल्जर जो थे, उनके पास मोस्ट एडवांस और बेस्ट टेक्नोलॉजी थी, उनके पास मोस्ट टैलेंटेड ऑफिसर थे, उनकी ट्रेनिंग का कोई मुकाबला ही नहीं था। हार तो उनका ऑप्शन था ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि उन्हें जीतने का पूरा भरोसा था, इतना ज्यादा कि उन्होंने अपने दुश्मन को कमजोर समझ लिया था। एक सब ह्यूमन लेवल तक प्रैक्टिकली उन्हें बहुत छोटा समझा। दूसरे शब्दों में कहे तो वियत कोंग यानी कि वियतनाम कम्युनिस्ट आर्मी अमेरिकन आर्मी को दुश्मनी के लायक नजर ही नहीं आ रही थी। यूएस आर्मी ने वॉर स्टार्ट होने से पहले इसे एक तरीके से जीता हुआ समझ लिया था, और यही बात शायद उनके सीरियस लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह बनी और अल्टीमेटली इसने वियतनाम वॉर को एक हॉरिबल कचरा बना डाला था। अगर सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता तो शायद यूएस आर्मी इस वॉर को विनिंग की अप्रोच से देखती ही नहीं। तो इस स्टोरी के एग्जाम्पल के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं, किसी भी लड़ाई की शुरुआत से पहले ही इसकी जीत तय नहीं की जा सकती। अब जब हम किसी भी सिचुएशन को काफी क्रिटिकली वे में अप्रोच करते हैं, तब भी हो सकता है कि जिस तरीके से इसे एनालाइज किया गया है उसमें कुछ मिस्टेक हो। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अपने लिए एक्सट्रीमली लो स्टैंडर्ड रखता है जिससे उसका काम इजीली हो जाता है, लेकिन भले ही ये सारे काम पूरे हो रहे हैं लेकिन इन्हें करने में कोई मजा नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई चैलेंज तो है ही नहीं। ये कई बार तब होता है जब लोग एक्सट्रीमली अनकॉन्फिडेंट होते हैं और उन्हें अपने अंदर की एबिलिटीज पर भरोसा नहीं होता। कोशिश करने यानी कि जिसमें हार भी हो सकती है, उसके बजाय अपने लिए लोअर स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ईजी होता है। जब लोग फेल होने से डरते हैं ना, तो उन्हें लोअर स्टैंडर्ड की चीजों पर काम करना ज्यादा लॉजिकल लगता है, क्योंकि इसमें फेल होने के खतरे कम होते हैं और थोड़ा प्राइड भी फील होता है कि चलो हमने कुछ हासिल तो किया। शायद आपने नोटिस किया हो कि जब भी हमें मौका मिलता है हम आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलर लोगों का एग्जाम्पल देकर के यूज करते हैं। लास्ट कुछ एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि कैसे अनबैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड सक्सेस का कोई भी चांस बर्बाद कर सकते हैं। अब हम इसे एक और फेमस पर्सन के एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं, मैकॉले कुल्किन। हम सब उनकी स्टोरीज को जानते हैं, एक अमीर और यंग आदमी जो ड्रग्स के चंगुल में फंस जाता है। हालांकि हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कई सारे ब्लॉकबस्टर्स, खास तौर पर होम अलोन सीरीज के बाद वो इन सब से एकदम बोर हो गए और अपना स्टैंडर्ड घटा दिया। सिंपली बोले तो वो 13 साल की एज से ही सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे।
और सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ने की इस आदत का चार्म अब ओवर होता जा रहा था उनके लिए। जैसे जैसे फिल्मिंग रूटीन का बर्डन उन पर बढ़ता गया, उनका एक्टिंग स्टैंडर्ड घटता गया और अल्टीमेटली वो एक वेस्टेड टैलेंट बनकर के रह गए। हाई सेट स्टैंडर्ड रखना भी कोई ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, ये भी उतना ही हार्मफुल है जितना कि लो सेट स्टैंडर्ड। ये चीज आप परफेक्शनिस्ट लोगों में देख सकते हैं। वो अपने लिए इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक आर्टिस्ट है जो परफेक्शनिस्ट है, तो अब ये आर्टिस्ट कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ कमी लगती रहेगी और वो उसे ठीक करता रहेगा। उसके लिए कोई भी चीज कंप्लीट ही नहीं हो पाती। इस वजह से फाइनल एक्सपोजिशन हमेशा पोस्टपोन होता रहेगा और लास्ट में होगा ये कि वो परफेक्शनिस्ट आर्टिस्ट तंग आकर के अपना काम ही छोड़ देगा। लियोनार्डो दा विंची को शायद परफेक्शनिस्ट बोला जा सकता है, क्योंकि अक्सर उन्हें छोटी सी पेंटिंग फिनिश करने में ही सालों लग जाते थे, जैसे कि मोनालिसा, जिसे बनाने में उन्होंने 4 साल लगा दिए थे। तो अपनी इस आदत की वजह से लियोनार्डो उतने प्रोडक्टिव और फर्टाइल नहीं बन सके जो वो बन सकते थे। जो लोग हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अक्सर ऐसे लोग खुद की इर्रेशनल डिमांड्स को पूरी करने के चक्कर में बार बार फेल होते रहते हैं और फिर उन्हें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो यहाँ हम उसेन बोल्ट की स्टोरी आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, उसेन बोल्ट हिस्ट्री में सबसे फास्ट रनर है। छोटी सी एज से ही वो अपने साथ के बच्चों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ते थे और जब उसेन बोल्ट बड़े हुए और एक प्रोफेशनल एथलीट बने तो उन्होंने लोगों से रेस करना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो टाइम से रेस लगाते थे और ये रेस कोई जीत नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया तो उनके लिए इससे भी बेटर करने को था। दूसरे शब्दों में बोले तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती थी और वो और तेज दौड़ सकते थे। इसीलिए कुछ टाइम के बाद ही उन्होंने खुद से ही एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन रख ली, मतलब जबरदस्त अव्वल दर्जे की उम्मीदें रख ली, या ये कहीं कि लोगों ने उनसे रख ली थी। फिर जब भी वो कोई रेस में दौड़ते, हर कोई उनसे अपना ही सेट किया हुआ करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद करता। लेकिन ये भी गौर करने लायक है कि किसी भी ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बगैर किसी सेटबैक के एक के बाद एक बेटर रिजल्ट दे। इसीलिए अल्टीमेटली जब उसेन बोल्ट खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट होने लगे, खुद से ही निराश होने लगे, बैड रेसेस यानी कि बहुत ही बुरी रेसेस जो उन्हें अपने बारे में एक्सट्रीमली बुरा फील कराती थी, तो उन्हें लगा कि वो अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल में बुरी तरफ फेल हो गए हैं। सिंपली कहे तो उन्होंने इन मामूली फेलियर्स को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा दिया कि इसे ही वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिफीट यानी कि सबसे बड़ी हार समझने लगे। तो इस बारे में ध्यान से सोचिएगा, कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन। डिसीजन की इम्पोर्टेंस क्या है? ऐसा लगता है कि रॉबिन्स लाइफ में डिसीजन की इम्पोर्टेंस को ज्यादा बड़ी नहीं समझते कि हर रोज हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारी लाइफ और फेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके लिए इसे थोड़ा इजी बनाते हुए ताकि आप अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सके, रॉबिन्स ने इन्हें 3 सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है कि किस चीज पर फोकस करें, इस बारे में डिसीजन। दूसरा है मीनिंग ऑफ इवेंट्स और उनके इंटरप्रिटेशन के बारे में डिसीजन। तीसरा है जो हमें लेने हैं उन एक्शन के बारे में डिसीजन। तो चलिए इन तीनों ग्रुप्स को ब्रीफ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि इन्हें समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तभी हम इस समरी का पर्पस समझ पाएंगे। तो सबसे पहले किस चीज पर फोकस करें, इस बारे में डिसीजन, आइए जानते हैं। हम सब निकोलस टेस्ला के बारे में तो जानते ही हैं। एक यूरोपियन, एक शानदार पर्सनैलिटी का मालिक, जिसने हमारे आज के इस मॉडर्न टाइम को काफी कुछ दिया है। ये अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा आगे थे, सिर्फ साइंटिफिक सेंस में ही नहीं, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी यूजुअल लाइफ, हर चीज में वो अपने टाइम से कहीं ज्यादा आगे चलते थे। लेकिन अभी जल्दी क्या है इस कहानी में आगे बढ़ने की, पहले हम ये जान लेते हैं कि निकोलस टेस्ला का चाइल्डहुड कैसा था। निकोलस टेस्ला ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर यानी कि मॉडर्न डे क्रोटिया के स्मॉल विलेज में पैदा हुए थे। उनके पिता ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे। टेस्ला को बेस्ट एजुकेशन दी गई थी। बचपन से ही वो हर चीज में बड़ा फोकस करते थे और अपनी पूरी कंसंट्रेशन दिखाते थे। सिंपली बोले तो वो बाकी बच्चों से ना काफी अलग थे, जैसे कि वो अपने हाथों से वाटर मिल जैसी चीजें बनाया करते। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो ये क्लियर होता गया कि वो एक ट्रू जीनियस है। फिर वो ऑस्ट्रिया चले गए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और वहां उनकी लाइफस्टाइल बाकी यंग लोगों की तरह ही थी। वो स्मोक करते थे, ड्रिंक करते थे और कार्ड्स भी खेलते थे। जरा इमेजिन कीजिए कि जीनियस इन्वेंटर गैम्बलिंग में अपना पैसा हार रहा है, लेकिन अपने दोस्तों से एकदम अलग। उन्हें जैसे एक झटके में इन सब चीजों की लत लगी, उसी तरह एक झटके में ही छूट भी गई। उनकी ऑटोबायोग्राफी माई इन्वेंशंस, जो कि ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है,
उसमें टेस्ला के कॉलेज लाइफ की ये सब बातें बड़े अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। तो अगर हम कहें कि जीनियस होने के अलावा निकोलस टेस्ला के बारे में क्या चीज श्योर है, तो हम कह सकते हैं उनकी पावर ऑफ विल। तो चलिए अब आगे उनकी एक चीज पर कंप्लीट फोकस करने की एबिलिटी को चेक करते हैं। वो एक तरह से अपनी लेबोरेटरी में ही रहते थे। जब वो एक चीज पर फोकस करते तो बाकी सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते थे, और ये उनकी खूबी थी। सुबह उठते ही वो काम पे चल पड़ते थे और कम से कम 16 घंटे तो जरूर काम करते थे। उम्र बढ़ने के साथ ही उनकी अमाउंट ऑफ स्लीप भी डिक्रीज होने लगी, क्योंकि वो सोते कम थे। वो अपने काम में इतना ज्यादा डूब जाते थे कि नींद की तो परवाह ही नहीं करते थे। हम बोल सकते हैं कि शायद उनका अपनी बॉडी पर एक तरीके का कंट्रोल था कि वो अपनी नींद तक भगा सकते थे, मतलब बाकी चीजों से डिस्टर्ब हुए बिना। लेकिन अभी और सुनिए, टेस्ला औरतों के मामले में थोड़ा नोटोरियस थे। वो औरतों से ना दूर भागते थे। अपने दोस्तों और कुलीग से एकदम उलट वो सेक्स से दूर भागते थे। उनकी प्राइवेट लाइफ एकदम कोल्ड और इमोशनलेस थी। ऐसा भी नहीं था कि वो पूरे असेक्सुअल थे या उन्हें कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन पता नहीं क्यों मगर उन्हें लगता था कि प्यार, रोमांस जैसी चीज ना उनके काम में इंटरफेयर करेगी, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। और अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में वो किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस को नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि 2 नावों की सवारी एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्यार मोहब्बत के बदले साइंस को चूज किया। टेस्ला श्योर थे कि उन्हें क्या चाहिए और उसकी क्या कीमत उन्हें देनी होगी। उन्होंने क्लियर डिसीजन लिया था कि वो किस चीज पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ना तो हम उनकी इस लाइफस्टाइल को डिजायरेबल या अच्छी बोल रहे हैं कि आप भी ऐसा कीजिए, और ना ही हम यहाँ पर टेस्ला की लाइफ का मजाक उड़ा रहे हैं या इसे बहुत ही बुरा बोल रहे हैं। हो भी सकता है कि कुछ लोगों को ये लाइफस्टाइल एकदम कोल्ड और बेकार लगे, वहीं बाकी कुछ लोगों को उनकी ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगे। दोनों साइड है, आप किसे चूज कर सकते हैं, ये आपका अपना नजरिया है। चलिए इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिसीजंस अबाउट मीनिंग ऑफ इवेंट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। आपने अक्सर थेरेपिस्ट को इस टाइप की बातें कहते सुना होगा कि आप उस इंसान से नाराज नहीं हैं, बल्कि उसके बिहेवियर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर आपको गुस्सा आ रहा है। जब थेरेपिस्ट इस टाइप की बातें करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? कुछ ऐसा ही रॉबिन्स का भी मानना है, जब वो उन डिसीजंस के बारे में बोलते हैं जो इवेंट्स के मीनिंग और उनके इंटरप्रिटेशन के बारे में होती है। और दोनों मैसेज एकदम क्लियर है। आवर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड इज नॉट डायरेक्ट, इट्स इनडायरेक्ट। हमें हमेशा डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा इंटरप्रिटेशन मोस्ट रियलिस्टिक है, और हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन और मीनिंग हमेशा रहता है। तो रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। चलिए एंगर मैनेजमेंट सिचुएशन को लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आपका दोस्त थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उसे याद ही नहीं रहा कि आपके साथ उसे घूमना था, या फिर लास्ट मिनट में उसने प्लान चेंज कर दिया घूमने का। खैर जो भी बात हो, आपको ना बहुत गुस्सा आ जाता है और आप अपना गुस्सा जस्टिफाइड कर सकते हैं क्योंकि गलती आपके दोस्त की है, और सच बात तो यही है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस पल आपने सोच लिया कि आपके गुस्से की वजह आपके दोस्त का बिहेवियर है, उसी मोमेंट आप गलत हो जाते हैं। आप इसीलिए गुस्सा है क्योंकि आप अपने दोस्त के बिहेवियर को खुद अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका दोस्त फिर से लेट हो गया, आप नर्वसली इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, बार बार घड़ी चेक कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आप बहुत ही टेंशन में हैं और रेस्टलेस है। आप शायद सोच रहे हैं कि आपका दोस्त कितना इररिस्पॉन्सिबल है, जरा भी उसको अकल नहीं है। आपने मन में सोच भी लिया है कि जब वो आएगा ना तो आप उसे क्या क्या खरी खोटी सुनाने वाले हैं, क्या क्या डायलॉग मारने वाले हैं, और इन सब से ना आपका गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए आप थोड़ा रुक करके सोचे कि एक मिनट कहीं मेरा दोस्त ट्रैफिक जैम में तो नहीं फंस गया, या शायद आप ये सोचे कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है, उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, और इसके अलावा वो हमेशा लेट भी तो नहीं होता है, बस आज ही तो हुआ है, ऐसा स्कूल टाइम में भी तो हुआ करता था। तो इस तरीके से सोचने से आप एक ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं जो इवेंट्स का एक हेल्दियर इंटरप्रिटेशन है। यानी सिंपली हम बोले तो आप हालात का दूसरा पहलू देखने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसा रॉबिन्स बड़े अच्छे ढंग से पॉइंट आउट करते हैं कि वो मोमेंट, वो पल जब आप डिसाइड करते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी इवेंट या किसी सिचुएशन पर आपका फर्स्ट और इम्पल्सिव इंटरप्रिटेशन सही हो, तो यही वो मोमेंट है, यही वो पल है जब आप उस इवेंट का दूसरा पॉसिबल व्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो बस एक एग्जाम्पल है। रॉबिन्स ऐसी और भी सिचुएशंस बताते हैं जहां हमें लॉस या डिफीट को इंटरप्रेट करना होता है। अब कहने की जरूरत नहीं है कि अक्सर लोगों को ऐसे पेनफुल सब्जेक्ट्स को फेस करना अच्छा नहीं लगता,
और यहाँ तक कि जब वो बैठ कर के इस बारे में सोचते हैं तो हमेशा नेगेटिव और डिप्रेसिव थिंकिंग से भर जाते हैं। और ये पक्की बात है कि इससे उनमें मोटिवेशन की कमी वाली फीलिंग आती है, जो कि एक तरीके से फ्यूचर में हमारे फेलियर के चांसेस को बढ़ाती है। लेकिन ये थिंकिंग बेकार है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। जैसे माना कि एक लड़की है जो एक स्टूडेंट है, इसने एक टेस्ट दिया लेकिन वो फेल हो गई। अब क्योंकि ये टेस्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट था और उसने इसके लिए काफी मेहनत की थी, तो ये नेचुरल सी बात है कि फेल होने से वो डिप्रेशन में आ गई। अब ऐसी सिचुएशन में जो फर्स्ट इमोशनल रिस्पॉन्स होगा उसे अवॉइड करना बहुत ही रेयर है। ये वो डीप गट फीलिंग है जो हम इंस्टेंटली फील करते हैं, लेकिन हम चाहे तो बाकी चीजें चेंज हो सकती है। अब जैसे इस केस को लेते हैं, जब उस लड़की को रियलाइज हुआ कि वो फेल हो गई है, उसे ऐसे और भी मौके याद आए जहां वो फेल हुई थी। और जैसे उसे ये ख्याल आया, उसे लगने लगा कि उसकी तो पूरी लाइफ ही एक फेल है। हर चीज जो उसने आज तक की, वो चाहे कितना भी हार्डवर्क कर ले, वो ना फेल ही होती रहेगी। उसकी डिप्रेसिव थिंकिंग के हिसाब से ये रीसेंट टेस्ट एक एग्जाम्पल है कि उसकी किस्मत में फेल ही लिखा है। उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की और टेस्ट भी इतना इम्पोर्टेंट था, फिर भी वो फेल हो गई। अब यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं। रोने धोने की बजाय वो फ्यूचर में मिलने वाले आने वाले मौकों के बारे में सोचे और खुद से कहे कि यार जो हुआ सो हुआ, ये टेस्ट अभी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगी और पास होकर दिखाऊंगी। जब मैं अपना बेस्ट दूंगी तभी तो पता चलेगा कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। तो इस तरीके की थिंकिंग प्रोएक्टिव है और उन चीजों पर फोकस करती है जो चेंज की तरफ जा सकती है, जैसे स्टडी टाइम बढ़ाना, क्योंकि ये अपने हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान किसी इवेंट के बुरे साइड पर ही फोकस करेगा, वो कुछ ऐसा सोचेगा, मैं कितना बुरा हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की फिर भी मैं फेल हो गया, मैं इतना डम हूँ कि एक टेस्ट तक पास नहीं कर पा रहा। यहाँ हम एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो अपनी हार के लिए अपने इनर कैरेक्टरिस्टिक और कैपेबिलिटीज को ब्लेम कर रहा है। फर्स्ट सिचुएशन में जब कोई प्रोएक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करता है तो वो फेलियर के लिए आउटसाइड फैक्टर्स को ब्लेम करता है, जैसे कि बजाय अपने इनर ट्रेट्स को कोसने के, ऐसा इंसान अपनी डिफीट के लिए ऐसे फैक्टर्स पॉइंट आउट करेगा जो चेंज हो सकते हैं, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और इंटेलिजेंस कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता, लेकिन हाँ, मेहनत करना, स्टडी का टाइम इंक्रीज करना जैसे फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पर आए हैं। जब कोई इंसान किसी इवेंट पर कोई सर्टेन पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करता है तो वो अडॉप्टेशन उसकी जजमेंट और मेमोरी को भी इन्फ्लुएंस करने लगती है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि वो लड़की जब फेल हो जाती है तो कैसे उसे इस टेस्ट की वजह से पिछले टेस्ट में फेल होने की बात याद आ जाती है। इसी तरह इसके उलट जब वो प्रोएक्टिव स्टेट अडॉप्ट करती है तो फ्यूचर में पास होने के बारे में सोचने लगती है। इसीलिए पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन चूज करने से हम अपने ब्रेन को कुछ ऐसे रीवायर करते हैं कि ये ज्यादा पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर देता है और हमें और ज्यादा पॉजिटिव मेमोरीज रिकॉल होने लगती है। एक एग्जाम्पल और देते हैं। हमारे स्टूडेंट शायद ये बोले, मुझे यकीन है कि ज्यादा पढ़ाई करके ना मैं इस सब्जेक्ट का मास्टर बन जाऊंगा और शायद हाई ग्रेड भी ला सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब तक जो मेरा पढ़ने का ढंग था उसमें कुछ कमियां रह गई होगी। मेरा फोन भी वहीं रहता था, बार बार मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करता रहता था। मैंने ना पढ़ने का सही मेथड तो चूज ही नहीं किया था, लेकिन अगली बार ना मैं बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ाई करूंगा। तो कुल मिलाकर के बोले तो जब हम प्रेजेंट में पॉजिटिव रहते हैं तो हमें अपना पास्ट और फ्यूचर भी पॉजिटिव लगता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं डिसीजंस ऑन एक्शन के बारे में जो हम लेने वाले हैं। ये शायद सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के डिसीजंस होते हैं, जैसा कि टोनी रॉबिन्स मेंशन करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी वैल्यू कम हो जाती है। ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि पहले वाले दो टाइप के हैं। एक्शन के डिसीजन लास्ट में आते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमें फोकस करना है, वो फील्ड हमने चूज कर लिया। दूसरे शब्दों में बोले तो अपनी चॉइस का फील्ड जिसमें हम पूरा फोकस करना चाहते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा एक्शन ले जो हमें उस गोल तक ले जाए। इससे हम देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप के डिसीजंस कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और एक स्ट्रेंथ देते हैं। इसके अलावा एक्शन के डिसीजंस कई बार क्रूशियल होते हैं, यहाँ तक कि आप उन्हें लाइफ सेविंग भी बोल सकते हैं। अब जो स्टोरी मैं यहाँ पर आपको सुनाने वाली हूँ उसमें तो पक्के से कहा जा सकता है कि एक्शन डिसीजन लाइफ सेविंग ही था। तो ये है रोल्ड एम्डन्स की स्टोरी। ये एक ऐसा आदमी था जो अपने अंदर के जॉइंट को जगाने में पूरी तरह कामयाब रहा। एक नॉर्वेजियन एडवेंचरर एक्सपेडिशंस जिसने कई सारी अननोन टेरिटरीज का फर्स्ट मैप ड्रॉ करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। आपको हम उसके कुछ अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला फर्स्ट मैन, नॉर्थ वेस्ट पैसेज क्रॉस करने वाला फर्स्ट मैन
और फाइनली फर्स्ट मैन जिसने नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई किया। मतलब कि वो एक बड़ा ही रेस्टलेस आदमी था जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचता रहता था और जब तक कंप्लीट सक्सेस ना मिल जाए तब तक बैठता ही नहीं था। और उसकी डिसाइड करने की ये एबिलिटी कि किस एक्शन से उसे सक्सेस मिलेगी कमाल की थी। जैसे कि साउथ पोल रेस में उसके सामने काफी मुश्किलें आई। उसके खिलाफ थे रॉबर्ट स्कॉट, एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जिसे क्वीन का सपोर्ट था और उनके पास लेविश इन्वेस्टमेंट थी। दूसरी तरफ रॉल्ड एमंडसन को एक बोट हासिल करने के लिए भी काफी मुश्किलें आई, जिसमें उनको अंटार्कटिक तक पहुंचना था। इसके अलावा रॉबर्ट स्कॉट के पास बेटर इक्विपमेंट्स थे, जैसे मोटर स्लेजेस, घोड़े वगैरह। लेकिन अपनी केयरफुल प्लानिंग की वजह से एमंडसन को इस रेस में विक्ट्री मिली। मतलब कि वो अपने फ्यूचर एक्शन के बारे में बेस्ट डिसीजन लेने में एबल थे। उन्हें मालूम था कि मोटर स्लेज अनरिलायबल है, खास करके पोलर टेम्परेचर में। उन्हें ये भी पता था कि एस्किमोज आने जाने के लिए पोलर डॉग्स का यूज करते हैं, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी पोलर डॉग्स की हेल्प लेंगे। दूसरी बात, उन्होंने एग्जैक्ट रूट पहले ही प्लान कर लिया था और रियल एक्सपेडिशन से पहले ही उन्होंने रास्ते के लिए फूड वगैरह की सप्लाईज अपने रूट के रास्ते में करवा दी थी, जिससे उन्हें अपने साथ ज्यादा चीजें कैरी नहीं करनी पड़ी। और तीसरी बात ये कि आपको शायद ही अच्छी ना लगे, मगर जो एमंडसन की सक्सेस के लिए बहुत ही क्रूशियल थी वो ये था कि एमंडसन जानते थे कि साउथ पोल आते जाते उनकी सप्लाईज ओवर होने लगेगी, जिसकी वजह से उनके कुछ डॉग्स फिनिश स्टेज में उनके लिए बर्डन बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनमें से कुछ डॉग्स को मारकर खा लेंगे। ये सुनने में काफी ग्रोस लगता है, लेकिन ये एमंडसन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पहले के अपने कुछ एक्सपेडिशंस में वो स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी का डेडली इफेक्ट देख चुके थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि स्कर्वी से कैसे बचा जा सकता है। या तो अपने साथ खूब सारे सिट्रस फ्रूट्स रखो या फिर मीट खाओ। इसीलिए एमंडसन के पास एक सिंपल चॉइस बची थी। ऐसी जगह में सिट्रस फ्रूट्स मिलने का तो सवाल ही नहीं था, तो फिर या तो वो स्कर्वी से मर जाए या फिर अपने डॉग्स को मारकर खाए। हमें गलत मत समझिए, लेकिन उनके लिए अपने लॉयल दोस्त को मारकर खा जाना कितना पेनफुल रहा होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जब आपको टॉप पर पहुंचने की डिजायर होती है तो सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं। तो इसी के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो आप शायद इस समरी से निकाले वो ये है कि अपने अंदर के जॉइंट को जगाना एक लॉन्ग और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपका हर डिसीजन आपको अपने ही बेस्ट वर्जन के एक स्टेप और करीब ले आता है, लेकिन आपको लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना होगा और जिसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर हम कुछ बेस्ट टेक अवेज बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला है बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशन। आपका स्टैंडर्ड समवेयर इन मिडिल, यानी ना तो बहुत हाई और ना बहुत लो होना चाहिए। एक्सट्रीमली लो या हाई स्टैंडर्ड से आपका मोटिवेशन डिक्रीज हो सकता है। दूसरा है कि कोई भी लड़ाई लड़े बिना नहीं जीती जा सकती। अपने सामने आने वाले चैलेंजेस को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। तीसरा है वर्ल्ड के बारे में हमारी नॉलेज डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमें हमेशा यही डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा इंटरप्रिटेशन ज्यादा रियलिस्टिक है, और हमारे पास हमेशा ही ऑल्टरनेटिव्स इंटरप्रिटेशन और उनकी मीनिंग्स होती है। चौथा है 3 मेजर टाइप के डिसीजंस होते हैं जो आपको अपने अंदर के जाइंट को जगाने में हेल्प करते हैं। डिसीजन इस बारे में कि किस चीज पर फोकस करें, डिसीजन इसकी मीनिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, और डिसीजंस उन एक्शंस के बारे में जो आप किसी इवेंट्स के बाद लेने के बारे में सोचते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये समरी यहीं पर खत्म होती है।